सभी। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमने अभी तक यूनिट सेकंड जो है आपकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें जो हमने अभी तक जो टॉपिक्स कर लिए हैं उनके बेसिस पे हम आज वन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वो आपको अच्छे से समझना भी है एंड और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश भी करना है। ठीक है, तो बेटा अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। बोहर मॉडल, उसमें स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन भी हमने अच्छे से देख लिया है एंड डी ब्रॉगली कंसेप्ट देखा है एंड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इनके बेसिस पे हम वन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे एग्जाम के अंदर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या है बेटा, calculate the energy associated with the first orbital of helium positive. What is the radius of orbit? मतलब आपको एक एटम दिया हुआ है, क्या कौन सा है, हीलियम। एटम ही है, आयन है जिसके पास क्या है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। एंड हमें क्या कैलकुलेट करनी है, एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है, रेडियस भी कैलकुलेट करनी है। तो बोहर ने बेटा एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी दिया था और रेडियस कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला दिया था। तो इसमें देखो बेटा, हमारे पास जो एनर्जी है वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है, माइनस बेटा ये होता है किसमें, किलो जूल पर मोल। मोल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पर आपको सिर्फ एक एटम दिया हुआ है जो कि आयनिक फॉर्म के अंदर है। तो हम ये कहते हैं कि इसको किस में कन्वर्ट करना होता है, जूल पर एटम में कन्वर्ट करना होता है। और हमें पता है कि जो मोल होते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर एटम्स है तो एटम्स आएगा, अगर मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूल आता। ठीक है बेटा, तो जो मोल कंसेप्ट है उसको हमें पहले एटम में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम देखो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, देन हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r0n² डिवाइडेड बाय z। ठीक है, तो बेटा r, ये सबसे पहले जो इसको जूल पर एटम में चेंज करना है। तो देखो बेटा, किलो जूल को जूल में चेंज करने के लिए इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। तो हम ये कह सकते हैं माइनस इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, बेटा यहाँ n² है एज इट इज, z² एज इट इज। अब देखो यहाँ पर मोल को एटम में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, En इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। दिस वन इज द जूल पर एटम। आपको बेटा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, अच्छे से देखना है कि ये चीज क्या दी हुई है, पूछा क्या है। ठीक है, देखो बेटा एनर्जी पूछी, एनर्जी का फॉर्मूला ये हमें पता है, हमने ये देख लिया था बोहर के अंदर कि कैसे इसको कैलकुलेट किया था, जो कि क्या था फॉर्मूला, 2π² था ना बेटा। तो वो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, उसको उसी को आपने सॉल्व किया तब आपके पास ये फॉर्मूला आया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसको हमें किस में चेंज करना है, जूल पर एटम, क्योंकि बेटा यहाँ पर एक एटम आयनिक फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमें जूल पर एटम में चेंज करना है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि अप्लाई कब करना है। ठीक है, तो जूल पर एटम के लिए आपको इसका कंक्लूजन या फिर हम ये कहें कि इसमें वैल्यू पुट करके और ये आना है। तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये याद कर लो कि जूल पर एटम में एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है एंड जो किलो जूल पर मोल है उसमें फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो बेटा आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, दिस वन। अच्छे से आप देख लो एक बार, जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखो बेटा एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ये मैं इरेज कर रही हूँ और हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो ही हमें सीधा लिखना है। तो हमें फॉर्मूला चाहिए एनर्जी का, वो क्या होता है, En इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय n²। एंड ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, z²। ये किसमें आएगी, जूल पर एटम। अगर बेटा हम ये देखें कि इसमें z और n
क्या है देखो आप, हीलियम पॉजिटिव। मैं एक बार इसका डायग्राम बना देती हूँ जो सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो बेटे, जो हीलियम होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और हमें पता है कि जो फर्स्ट सेल होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट सेल के अंदर या फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं? 2n² से निकालते हैं ना। तो फर्स्ट एनर्जी सेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। जब इसकी वैल्यू पुट करोगे 1 तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आने, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कितने हैं हीलियम के अंदर? 2। बट बेटा यहाँ पर दिया हुआ क्या है? हीलियम पॉजिटिव। इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? यूज कर दिया है। अब क्या बचा? 1 इलेक्ट्रॉन ही। तो अब हमें पता चल गया क्या कि यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या है? 1, ठीक है। आप देखो बेटा, Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। ये वैल्यू हम क्या करेंगे? यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करो सभी बच्चे, क्या आएगा? एनर्जी 2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर एंड Z अपना कितना है? 2। तो हम यहाँ क्या कर देंगे ऊपर? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर बेटा कितना होता है? 4। आप इसको सॉल्व करोगे 2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 का मतलब यही चीजें आनी है। आप इसको क्या करोगे? फिर सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा? -8.72 इंटू 10 की पावर -18 जूल पर एटम। ये आपकी आ गई है बेटा एनर्जी किसकी? हीलियम पॉजिटिव आयन की। फर्स्ट ऑर्बिट लिखा हुआ भी है इसमें, फर्स्ट ऑर्बिट। तो n की वैल्यू क्या है? 1 है। अगर लिखा हुआ भी नहीं होता तो भी बेटा हमें पता चल जाता है, क्योंकि बेटा जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसमें होते हैं? फर्स्ट सेल के अंदर ही। बट इसने एक इलेक्ट्रॉन यूज किया हुआ है तो 1 इलेक्ट्रॉन किसमें है? n = 1। तो 1 वैल्यू पुट करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपकी एनर्जी आ गई। किसके लिए? हीलियम पॉजिटिव के। अब देखो बेटा, सेकेंड हमें क्या निकालनी है? रेडियस। रेडियस हमें पता है निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। आपको भी पता है कि जो R0 की वैल्यू है वो क्या होती है? यहां लिख दू R0 इज द बोहर रेडियस, ठीक है। बोहर रेडियस की वैल्यू बेटा हमने कहा था 52.9 पिकोमीटर। अगर बेटा इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करना हो तो क्या आ जाएगा? 0.529, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में जब चेंज करोगे तो आपके पास ये आ गया। अब आप क्या करोगे? वैल्यू पुट करोगे। देखो n क्या है? 1, Z क्या है? 2। पुट करो वैल्यू। Rn = 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी है? 2। बेटे यहाँ स्क्वायर था इसीलिए हमने 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 4। बट यहाँ पे ओनली Z है, स्क्वायर नहीं है। दैट मीन्स आपके पास क्या आएगा? सिंपल 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे 1/2 2 से डिवाइड करोगे तो Rn = क्या आ जाएगा? 0.265 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर। रेडियस भी आ गई है एंड आपके पास क्या आ गई है? एनर्जी। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा, अच्छे से देख लो। आपको क्या करना है? बस एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है एंड रेडियस का फॉर्मूला लगाना है एंड ये देखना है n और z कितना है। n फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1, z एटॉमिक नंबर होता है। आप वहां देखोगे कौन सा आयन दिया हुआ है या एटम दिया हुआ है, उससे एटॉमिक नंबर रख दोगे एंड सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से कि बाद में आप अच्छे से देख सको जूम करके, अगर अभी आपको क्लियर नहीं आए तो। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है इसी के बेस पे है, थोड़ा सा अलग है। फॉर्मूले बेटा सभी को अच्छे से याद होने चाहिए, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो कोई भी न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा, तो सेकंड क्वेश्चन आपका है व्हाट इज ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम what a transition in hydrogen atom spectrum would have
the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of हीलियम पॉजिटिव स्पेक्ट्रम। बहुत सिंपल है बेटा क्वेश्चन। क्या है, अच्छे से समझना है कि आपको ट्रांजिशन निकालना है हाइड्रोजन एटम का, जो कि किसके इक्वल आना चाहिए, हीलियम पॉजिटिव स्पेक्ट्रम के। और हीलियम पॉजिटिव के लिए बाल्मर सीरीज का ट्रांजिशन दिया हुआ है n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2। सेकेंड से ही हमारी बाल्मर सीरीज स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आपकी n1 की वैल्यू क्या आ गई 2 और n2 की वैल्यू क्या आ गई 4। किसके लिए, हीलियम पॉजिटिव स्पेक्ट्रम के लिए, ठीक है। आपको इसकी पहले वैल्यू निकालनी है, किसकी, जो वेवलेंथ, इसमें देखो लिखा हुआ है सेम वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ दोनों की सेम आनी चाहिए। तो देखो बेटा, फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमें पता है वी नो दैट वेव नंबर इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर एंड लास्ट में क्या होता है z स्क्वायर होता है। देखो बेटा, ये जो होता है वेव नंबर, ये किसके इक्वल होता है 1 बाय वेवलेंथ की। हम लिख सकते हैं r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर एंड z स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इसकी जगह आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो। अब हमें निकालनी किसकी, सबसे पहले हीलियम पॉजिटिव की। 1 अपॉन, इसकी बेटा वेवलेंथ दी हुई नहीं है, आपको निकालनी है। देखो r की वैल्यू आपको पता है 109 होता है। r की वैल्यू बेटा इसमें भी देखोगे, इसमें भी देखोगे, तो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब भी कोई दो एटम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो r की वैल्यू पुट करने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। 1 अपॉन n1 बेटा कितना है हमारा, मैंने आपको बता दिया था n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर एंड z स्क्वायर। z का मतलब एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। आप क्या करोगे 2 का स्क्वायर करोगे। अब आप इसको सॉल्व करोगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, देखो सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं कंप्लीट पहले डायरेक्ट लिख देती हूँ। आपको क्या करना है बेटा, 2 का स्क्वायर करना 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करना है तो कितना आएगा 16। इसका एलसीएम लोगे, चलो करके दिखा देते हैं। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 16 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर बेटा 4 आ गया और यहाँ 16 है, दैट मीन्स आप करोगे तो यहाँ 4 माइनस और यहाँ क्या आएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 3/16 और लास्ट में बाहर क्या है 4 से 16 आप कट करोगे तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा बेटा 1 बाय हीलियम पॉजिटिव की क्या है वेवलेंथ। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 से कट होगा तो क्या आएगा 4, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3r/4। ये आपका किसके लिए आ गया है, हीलियम के लिए। बट आपको करना क्या है बेटा, देखो हमें हाइड्रोजन एटम के लिए वेवलेंथ निकाली है, बट दोनों की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए सेम। दैट मीन्स जो इसकी वेवलेंथ आई है वो किसकी आएगी, हाइड्रोजन एटम की। तो हमें पता है कि जो हाइड्रोजन एटम की वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर एंड z स्क्वायर। और यही फॉर्मूला हम किसके लिए पुट कर रहे थे, हीलियम के लिए। तो हम ये लिख सकते हैं क्या बेटा, कि जो 1 बाय, इसको हम किसके इक्वल मान सकते हैं, ऐसे लिख दूं मैं, इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर एंड z की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है। z एटॉमिक नंबर है, हमें पता है हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, हम पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी है दिस 1। हम लिख सकते हैं 3r डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर एंड ये तो बेटा 1 ही आना है, ठीक है। r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे
जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो n1 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा 1 एंड n2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2। दैट मीन्स इस ट्रांजिशन पर हम ये कह सकते हैं n इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 1 ट्रांजिशन हैव सेम वेवलेंथ एज हीलियम पॉजिटिव आयन। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखनी है। आपको क्या निकालना था, ये ट्रांजिशन निकालना था, मतलब n1 n2 की वैल्यू निकालनी थी, आपने निकाल दी है। क्लियर है। सबसे पहले जो आपको n की वैल्यू दी हुई है जिस एटम के लिए, पहले उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे, देन उसके कंपैरिजन अगर पूछा गया है किसी अनदर एटम का तो उसकी वेवलेंथ जो उसका फॉर्मूला है उसके क्या करना है, आपको इक्वल रखना है और आपके पास n1 और n2 की वैल्यू आ जाएगी। बेटा जल्दी से आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो ताकि आप नेक्स्ट देख सको कभी भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बेटा बहुत इजी है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो सबसे फर्स्टली तो सारे फॉर्मूले बेटा आपको एक पेज में नोट करके डेली उनको देखना है ताकि आपके रिमाइंड होता रहे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे इस यूनिट से रिलेटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट absorption transition is observed at 589 and 589.6 नैनोमीटर। अच्छे से देखना है नैनोमीटर में क्या चीज दी हुई है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी of each transition and energy difference between two excited states। क्वेश्चन देखना बेटा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको क्या दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है 2 दी हुई है, किसमें दी हुई है नैनोमीटर में। सबसे पहले इनको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। क्यों करना पड़ेगा मैं अभी बताती हूँ, क्योंकि बेटा आपको कैलकुलेट क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी। तो देखो बेटा आपके पास 2 है, सपोज हमने एक वेवलेंथ को फर्स्ट मान लिया, दूसरे को सेकंड मान लिया। ठीक है, आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू बेटा 589 नैनोमीटर, इसकी है 589.6 नैनोमीटर। आपको निकालनी क्या है, फ्रीक्वेंसी। किसके लिए, ऑफ ईच ट्रांजिशन, दोनों के लिए अलग अलग निकालनी है। दैट मीन्स μ1 इज इक्वल टू क्या होता है, c बाय लैम्डा। यू नो दैट। एंड c क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी किसमें होती है बेटा, मीटर पर सेकेंड। इसीलिए आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर के अंदर। ये चीज ध्यान रखना है। इसमें भी फॉर्मूला सेम है, एज इट इज है बेटा। आप देखो जब इसको आप किसमें चेंज करोगे, मीटर के अंदर, तो नैनोमीटर से मीटर में जब हम चेंज करते हैं तो बेटा क्या आएगा, 589 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। यहां भी आप कर दोगे सेम, 589.6 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। मीटर के अंदर आ गया बेटा। आपको क्या करना है, हमें पता है क्या कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय, अगर आप नीचे ये देखोगे कि जो आपकी वेवलेंथ है वो कितनी दी हुई है, तो वो देखोगे बेटा, तो वेवलेंथ आपकी है 589 इंटू 10 की पावर -9। ये किस में है, मीटर में। ये किस में है, मीटर पर सेकेंड, और ये बेटा मीटर में। तो आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो किस में आएगी,
सेकेंड इनवर्स के अंदर। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है तो आपकी जो वैल्यू है वो 0.00509 इंटू 10⁻17 सेकेंड इनवर्स आएगा। जब आप इसमें क्या करते हो बेटा, जब इस टाइप के आते हैं ना 000 पॉइंट के बीच में 00, तो हमें क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी को ये पॉइंट जो है आप थोड़ा आगे ले जाओ 5, तो 5.09 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, ये आपका क्या आ गया बेटा, फ्रीक्वेंसी। हमने निकाल दी है फ्रीक्वेंसी, कितनी आई है देख लो अच्छे से। ठीक है, सेम एज इट इज आपको क्या निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालो बेटा। 3 इंटू 10 की पावर क्या है 8 डिवाइडेड बाय 589.6 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, आ गया। सेम है मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी क्या है मीटर, सेम आएगी। देखो बेटा क्या आएगी, यहाँ तो था 589, यहाँ क्या है 589.6, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा 0.00508 इंटू 10⁻17 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये सेकेंड इनवर्स के अंदर है। सेम करना है आपको 5.08 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ये आपकी क्या आ गई है फ्रीक्वेंसी। हमने एक चीज कैलकुलेट कर ली, हमने अभी नीचे नहीं देखा है क्या पूछा है, हमसे ये पूछे कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। हमने फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए कैलकुलेट कर ली, जो कि हमारे पास क्या आ गई है ये वैल्यू। शॉर्ट स्क्रीन ले लो बेटा जल्दी से, क्योंकि हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। नीचे आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए बेटा मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपको ये देखना है क्या चीज दी हुई है, पूछी क्या है, फॉर्मूले में अप्लाई करो और आंसर निकाल दो। ये चीज ध्यान रखनी है बेटा, अगर आप ये भी लिख के आते हो तो किसी का रॉन्ग नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट बेटा आप देखो हमें क्या करना है, हमारे पास दो वैल्यू आ गई, मैं इसको इरेज नहीं कर रही हूँ, ये हमारे पास आ चुकी है, क्योंकि ये हमारे पास होनी चाहिए ये वैल्यू। इसी के बेस पे हम क्या निकालेंगे, एनर्जी डिफरेंस। सेकेंड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, जो आपके पास ईच ट्रांजिशन है, अलग अलग जो ट्रांजिशन है उनकी जो एनर्जी है वो आपको निकालनी है, और फिर हम क्या करेंगे, एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे टू एक्साइटेड स्टेट का। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि आपसे एनर्जी डिफरेंस पूछा है, दैट मीन्स डेल्टा ई। ठीक है, हम क्या करते हैं E2 माइनस E1 करते हैं। तो हमने ये मान लिया कि इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है और इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है उसको हमने नाम दे दिया। इसकी एक्साइटेड स्टेट का E1 नाम है और इसका एक्साइटेड जो स्टेट है, या हम एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है इसकी E1 है और इसकी E2 है, अलग अलग है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि एनर्जी डिफरेंस करना है, तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होगा, वी नो दैट E इज इक्वल टू क्या होता है H न्यू। ठीक है, होता है ना बेटा, तो देखो E2 का मतलब क्या है H न्यू 2 माइनस H न्यू 1। हम अलग अलग कैलकुलेट करें, इससे अच्छा है कि हम ये वैल्यू क्या कर ले, दोनों में कॉमन ले ले। तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, H कॉमन आ जाएगा, न्यू 1 माइनस न्यू 2। वैल्यू बेटा पुट करोगे, वैल्यू पुट करनी है आपको, क्या आएगा 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है कितनी आई थी यहाँ पर 5.09 इंटू 10⁻14 माइनस 5.08 इंटू 10⁻14 हो गया। अब क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। डेल्टा ई की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी बेटा 3.31 इंटू 10⁻22 जूल पर एटम। ये आपका आ गया है आंसर। क्लियर है ये चीज। आपके पास क्या दी हुई थी, सिर्फ वेवलेंथ, उसके बेस पे हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी निकल सकती है, निकालनी जाती है, तो बेटा एनर्जी निकल जाती है, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है H न्यू। यहाँ पर टू एक्साइटेड स्टेट का डिफरेंस पूछा, इसीलिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू पुट की, हमारे पास आ गया एनर्जी डिफरेंस। शॉर्ट स्केल ले लो बेटा जल्दी से। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है,
बट एक छोटा सा उसमें पॉइंट ध्यान रखना है, वो क्या है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द वेवलेंथ इज 800 पिकोमीटर। बेटा उस क्वेश्चन में नैनोमीटर में थी, अब पिकोमीटर में, इसको भी मीटर में चेंज करना है, ठीक है। कैलकुलेट वेलोसिटी एसोसिएटेड विद न्यूट्रॉन। आपको क्या करना है, देखो वेवलेंथ दी हुई है, वेलोसिटी निकालनी है, किसकी बेटा, न्यूट्रॉन की। हमें फॉर्मूला पता है कि वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, और अगर वेवलेंथ दी हुई है तो बहुत सिंपल सा है ना बेटा। क्या आपने डी ब्रॉगली कंसेप्ट पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है ना, जिसमें बेटा जो वेवलेंथ है, मास है, वेलोसिटी है, उस सभी का कनेक्शन होता है। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो आप बहुत जल्दी से इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। तो देखो बेटा हमें निकालना क्या है और दिया हुआ क्या है। देखो आपके पास वेवलेंथ दी हुई है, कितनी है, 800 पिकोमीटर। इसको सबसे पहले मीटर में चेंज करोगे तो 10 की पावर -12 आ जाएगा। अगर यहाँ नैनोमीटर होता तो 10 की पावर -9 करते, और यहाँ पिकोमीटर है तो क्या करोगे, 10 की पावर -12। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब देखो वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ दिया हुआ क्या बेटा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का होता है ना, वैसे ही न्यूट्रॉन का होता है। न्यूट्रॉन का होता है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक है। अब मास भी पता है, वेलोसिटी निकालनी है, इसकी वैल्यू भी पता है, तो बहुत सिंपल है। क्या करोगे, सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला आपके पास क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ध्यान है ना, आपको वो इक्वेशन यूज करनी है। आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन m इंटू वेवलेंथ। h की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। एंड मास कितना है बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर -27। एंड आपकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, इंटू 800 10 की पावर -12। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वेलोसिटी है 494.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अच्छे से देखो, जो इसको सॉल्व, बस बहुत सिंपल है बेटा, सॉल्यूशन आप कर सकते हो, कैलकुलेशन में कभी गड़बड़ नहीं होती, लेकिन वैल्यू को सही तरीके से पुट करना आना चाहिए। आपके पास क्या दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है, पिकोमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट कर लो। वेलोसिटी आपको निकालनी है, मास न्यूट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा। इलेक्ट्रॉन होता तो आप मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 रखते, बट यहाँ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया। बच्चे क्या करते हैं, ये देखते हैं न्यूट्रॉन, ध्यान नहीं देते, इलेक्ट्रॉन वाला मास ही रख के वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देते हैं, तो गलत आ जाता है, रॉन्ग आ जाता है। बेटा ये चीज ध्यान रखना। तो बेटा यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी किसकी, न्यूट्रॉन की। तो मास भी किसका होना चाहिए, न्यूट्रॉन का। होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27। वैल्यू पुट करोगे, जब वैल्यू पुट करोगे और कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 494.5 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से इस क्वेश्चन का शॉर्ट स्क्रीन ले लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं लास्ट, क्योंकि हमारे 1 बाय 1 देखो हो रहे हैं क्लियर। डी ब्रॉगली कंसेप्ट का भी मैंने करा दिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का भी मैंने करा दिया, एंड जो बोहर ने एनर्जी रेडियाई का फॉर्मूला दिया था उसमें अगर वेलोसिटी भी पूछते तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पर आपको निकालना क्या था, वेलोसिटी न्यूट्रॉन की हमने निकाल दी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम किसके बेस पे करेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेस पे। तो जो आपका लास्ट क्वेश्चन है बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, उसमें एक पॉइंट है, क्या है वो देखना है, समझना भी है आपको। तो देखो बेटा क्वेश्चन है आपका 5th
of 45 meter second inverse if the speed can be measured within accuracy of 2%, calculate the uncertainty in the position. ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, अच्छे से देखना है, कैलकुलेट क्या करना है वो भी समझना है। ठीक है, अब देखो इसमें हमें एक तो गोल्फ बॉल का मास दिया हुआ है, इसका मतलब हमें मास पता चल गया। गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, जब आप इसका आंसर देखोगे मास कितना है बेटा 40 ग्राम, ग्राम के अंदर है, इसको जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 केजी आ जाएगा। ठीक है, केजी के अंदर क्यों लेते हैं, क्योंकि जब बेटा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम मास अप्लाई करते हैं किसका, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का, उनकी पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए या वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए तो हम केजी में लेते हैं, तो इसका मास भी क्या करेंगे हम केजी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखो क्या दी, स्पीड कितनी दी हुई है 45 दी हुई है, बट आगे देखो स्पीड के लिए कुछ दिया हुआ है, क्या, स्पीड कैन बी मेजर विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2% में मेजरमेंट। दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि जो आपकी स्पीड है वो क्या है, स्पीड मतलब वेलोसिटी। ठीक है, 45 है बट कितनी 2% ऑफ 45, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 45। इसको आपको सॉल्व करना है, आपके पास क्या आ जाएगा, देखो बेटा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 एंड 9, 90 डिवाइडेड बाय 100 है, इसको कट करोगे क्या आ जाएगा 0.09। ये आपकी क्या आ गई है, वेलोसिटी आ गई है। अब हमें क्या करना है बेटा, इसका कैलकुलेशन हम सीधा लिख दें, कैलकुलेशन के लिए बेटा पार्ट डिवाइड कर लेते हैं, फिर आएगा नहीं बोर्ड पे। फर्स्ट हमें देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये हमारा क्वेश्चन है, आंसर देखेंगे हम यहाँ पे। गिवन देखो क्या क्या है अपने पास, मास दिया हुआ बेटा कितना 40 ग्राम, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, केजी के अंदर, ये हमारा हो गया केजी के अंदर। देन स्पीड को हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी मतलब कि v इज इक्वल टू क्या है बेटा 45 मीटर पर सेकेंड, बट इसकी एक्यूरेसी कितनी है 2%, तो हम लिखेंगे 2% ऑफ 45, इसको हम सॉल्व कर लेंगे 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 45, जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.9 ही आएगा मीटर पर सेकेंड। आ गया, ये आ गया मास, ये क्या है 0.9। अब देखो कैलकुलेट क्या करना है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। गिवन हमने यहाँ लिख लिया, अब हम यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो सॉल्यूशन कैसे करना है, वी नो दैट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज द मोमेंटम, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन हम बोलते हैं, इक्वल टू लेके चले, एच अपॉन क्या था बेटा 4 पाई, और हमें पता है P इज इक्वल टू क्या था mv, तो वैल्यू आपको पुट करनी है, मास जो है वो आपको नीचे रखना है, m डेल्टा v h अपॉन 4 पाई, ये है। आपको क्या करना है, डेल्टा x इंटू डेल्टा v h अपॉन m 4 पाई। देखो बेटा ये चीज मैंने पहले भी समझा दी थी, मैं दोबारा भी समझा रही हूँ, लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या कि अगर वेलोसिटी दी हुई है तो मोमेंटम वाला नहीं, ये वाला फॉर्मूला लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो बेटा डायरेक्ट हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है, मैं इसको इरेज करके डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये समझाने के लिए बताया था। तो हमें क्या निकालना है बेटा, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स पोजीशन निकालना है।
इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन 4 पाई था, इधर मास भी था और इधर क्या थी बेटा, वेलोसिटी भी, वो नीचे आ गई, m भी नीचे आ गया और वेलोसिटी भी नीचे आ गई। क्लियर? तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट ध्यान रखना है, वो मैंने आपको समझाने के लिए सारी चीज बताई थी कि कैसे फॉर्मूला निकालना। कुछ बच्चे होते हैं जो उल्टा सीधा कर देते हैं, तो उनके लिए था ये स्पेशली। तो देखो बेटा क्या करना है, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट करोगे, h क्या होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, 4 पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 इंटू मास देखो कितना है 0.04 इंटू बेटा ये आपकी वेलोसिटी क्या थी 0.9। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। आई थिंक सारे बच्चे कैलकुलेशन कर लेंगे, बहुत इजी। मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता देती हूँ, आप कैलकुलेशन करके देखोगे कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट आया या नहीं आया। ठीक है बेटा, तो जो आपका आंसर है वो क्या आएगा 1.47 इंटू 10 की पावर माइनस 33 मीटर। ये आपकी क्या आ गई है पोजीशन। किसकी पोजीशन निकाली हमने बेटा, किसके लिए निकाली है, देखो गोल्फ जो बॉल है उसके लिए पोजीशन हमने निकाल दिया। तो बेटा ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स थे, जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो एंड आपको देखना भी है, समझना भी है अच्छे से। ठीक है बेटा, चलो अब हम क्या करेंगे, हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी बेटा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है बेटा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी जो न्यूमेरिकल वाली जो प्रॉब्लम है, काफी बच्चों का प्रॉब्लम आती है कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो वो प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगी बेटा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है अपने एग्जाम्स के लिए भी और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर।